हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिबाइस थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट और इसके साथ में हम T3 लॉ भी देखेंगे क्या होता है। इसी को कहते हैं एक्चुअल में T3 लॉ। ठीक है, आपको मैं याद दिलाऊं कि जो डिबाई की जो थ्योरी है ये हमें डुलोंग पेटिट लॉ भी एक्सप्लेन करती है एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर पे इसमें वेरिएशंस आती हैं, तो वहाँ पे ये अपना लॉ देता है, दैट इज कॉल्ड T3 लॉ। समझ में आया? अब अगर हमें डिबे थ्योरी समझनी होगी तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी है। सबसे पहले देखो, हमें यह देखना है कि आइंस्टाइन ने क्या कहा था। आइंस्टाइन ने कहा था कि एटम्स वाइब्रेट इंडिविजुअली, यानी इसने इंडिविजुअल वाइब्रेशन पे कैलकुलेशंस की, इसीलिए वो हर जगह पे फिट नहीं होता। ये आइंस्टाइन थ्योरी की का एक ड्रॉबैक था। ठीक है, इस ड्रॉबैक को किसी हद तक डिबाई की जो थ्योरी है उसने रेक्टिफाई किया। डिबाई ये कहता है कि अगर हम एक सॉलिड लेंगे, इस सॉलिड में जो एटम्स रहते हैं ये एटम्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ये बॉन्डेड रहते हैं। तो इसका मतलब अगर एक एटम में वाइब्रेशन आती है तो वो उसका असर दूसरे एटम पे भी पड़ सकता है। या मैं ये कह सकता हूं कि जो वाइब्रेशंस होती है सॉलिड में वो कपल्ड वाइब्रेशंस होती है, यानी एक का असर दूसरे पे पड़ता है एंड सो ऑन। ये मैं आगे दिखाऊंगा कैसे। तो डिबाई ने सबसे पहले ये कहा। दूसरा पॉइंट इसने कहा कि जो ये वाइब्रेशंस होती हैं दीज एक्ट लाइक, यानी जो एटॉमिक वाइब्रेशंस होती हैं, इसने कहा कि ये जो एटम्स हैं ये एक्ट करते हैं एज कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी इंडिविजुअल ऑसिलेटर नहीं बल्कि कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये मैं समझा दूंगा कैसे। ठीक है, ये भी समझा दूंगा मैं, पहले आप सुनो। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो इंडिपेंडेंट वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशंस जो एटम्स की होती है वो इंडिविजुअली नहीं होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है। यानी अगर एक एटम में वाइब्रेशन आ जाए तो वो पूरे क्रिस्टल में फैल जाती है, यानी वो एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इसलिए इनमें कपल्ड वाइब्रेशंस होती हैं। या मैं बोल सकता हूं कि ये एटम्स जो ये कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह काम करते हैं। ये भी मैं दिखाऊंगा, आप इसका टेंशन ना लें। देखो, सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको एक 1D एटॉमिक लेट्स जिसमें ये एटम्स हैं, दीज आर एटम्स। अगर मैं इस एटम पे कुछ एनर्जी देता हूं और ये वाइब्रेट करने लगता है, मान लीजिए ये 3 डायमेंशन में वाइब्रेट कर सकता है, एक्स वाई जेड में, इसकी वाइब्रेशन से इस पे भी असर पड़ेगा। अगर सपोज इधर ऐसे वाइब्रेट कर रहा तो इसके ऊपर इसका असर पड़ेगा, इसका असर इस पे पड़ेगा, इसका इस पे, एंड सो ऑन। समझ में आया ना? तो ये पूरे इस पे असर पड़ता है। लेकिन डिबाई ये भी कहता है कि ये जो वाइब्रेशंस है ये इलास्टिक वाइब्रेशंस है। इसका मतलब जो एटम्स हैं, एटम्स वो वाइब्रेट होने के बाद में वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं, यानी एटम्स गेन देयर पोजीशन, एटम्स रिगेन देयर पोजीशन, एटम्स रिगेन देयर पोजीशन। इसको बोलते हैं हम इलास्टिक वाइब्रेशन या इलास्टिक ऑसिलेशन। समझ में आया ना? अब देखो, इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये एटम्स मान लो इस तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक मतलब आपस में जुड़े हुए हैं ना, बॉन्ड के साथ में, मतलब बॉन्डों के साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप नहीं, डिफरेंट बॉन्ड्स है यहाँ पे इन के बीच में, तो इनसे ये इंटरकनेक्टेड है। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, ये इंटरकनेक्टेड, ये इस मान लीजिए मैंने एक रफ एग्जाम्पल बनाया है, ये एक स्ट्रिंग है, इसके साथ में ये इंटरकनेक्टेड है। मान लीजिए एक धागा है जिसके साथ में हमने ऐसे कॉइल्स जोड़ के रखी हैं या एटम्स जोड़ के रखे हैं थ्रू कॉइल्स, स्प्रिंग्स। समझ में आया ना? अगर मैं इसको नीचे खींचता हूं, इसमें वाइब्रेशन आएगी, समझ में आया ना, इस एटम में, तो ये बिहेव करेगा एज हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। अब चूंकि ये आपस में जुड़े हैं, इस स्ट्रिंग के साथ ये भी जुड़ा हुआ है, स्ट्रिंग मान लो बॉन्ड है,
तो इस वाइब्रेशन का असर यहाँ पे पड़ेगा, तो इसमें भी वाइब्रेशन शुरू होगी, इसमें भी वाइब्रेशन शुरू होगी, इसमें भी वाइब्रेशन शुरू होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वाइब्रेशन होती है वो होती है कपल्ड वाइब्रेशन या कपल्ड ऑसिलेशन। समझ में आया ना? ये हो गई एक बात। और एक चीज याद रखना, जो इंटरनल एनर्जी है वो किसी पर्टिकुलर एटम के वाइब्रेशन में स्टोर नहीं होती है, बल्कि वो कपल्ड वाइब्रेशन में स्टोर होती है। ये पूरी, या मैं ऐसा बोलूँगा, अगर हम एनर्जी देंगे इसमें क्रिस्टल में, तो वो एनर्जी पूरे क्रिस्टल में फैल जाएगी, न कि एक एटम को मिलेगी वाइब्रेट होने के लिए, बल्कि उससे पूरे क्रिस्टल में वाइब्रेशन शुरू होंगी। इसी तरह से जो इंटरनल एनर्जी रहती है वो वाइब्रेशंस में स्टोर होती है, कपल्ड वाइब्रेशंस में, न कि इंडिविजुअल एटम की वाइब्रेशन में। समझ में आया ना? क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रिस्टल में जो ऑसिलेशंस प्रोपेगेट होती है, ऑसिलेशन यानी वाइब्रेशंस जो प्रोपेगेट होती है यानी चलती है, वो कलेक्टिव चलती है। समझ में आया ना? वो एक वेव की तरह बिहेव करती है, किसी मटेरियल के थ्रू, किसी क्रिस्टल के थ्रू। ठीक है? समझ में आया ना? और इन वाइब्रेशंस को हम कंसिडर कर सकते हैं कि दीज आर लाइक साउंड वेव्स, यानी इनकी जो एनर्जी है, इनकी एनर्जी साउंड वेव्स की एनर्जी की जैसी होती है। या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो वाइब्रेशंस होती है इनका की जो फ्रीक्वेंसी है वो साउंड वेव्स से मैच होती है, और ये भी हमें डिबाई ने कहा। ठीक है? समझ में आया ना? या मैं ऐसा बोलूँगा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल वाइब्रेशन या वाइब्रेशन इन क्रिस्टल या लैटिस इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ साउंड। क्लियर? ये हो गई एक बात। और ये भी याद रखना, ये जो वाइब्रेशंस है ना ये क्वांटाइज्ड रहते हैं। क्वांटाइज्ड मतलब ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में वाइब्रेट कर सकते हैं, ये सेकंड लेवल या थर्ड लेवल या फोर्थ लेवल, इस तरह, यानी फिक्स्ड एनर्जी रहती है इसकी। यहाँ पे एक एनर्जी रहेगी, यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे तीसरी, यहाँ पे तीसरी। इसके दरमियान जो एरिया है उसमें कोई क्रिस्टल या कोई लाइट्स वाइब्रेट नहीं करेगा। या मैं ऐसा बोलूँगा कि वाइब्रेशन 1.5 नहीं हो सकती, 1.2 नहीं हो सकती एनर्जी या वेवलेंथ। सो दीज वाइब्रेशंस आर क्वांटाइज्ड, यानी इनकी फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स रहती है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। ठीक है? और क्वांटम ऑफ दिस लैटिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड फोनॉन। और फोनॉन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी डिबाई की थ्योरी से ही आ रहा है ना? क्वांटम ऑफ दिस लैटिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड फोनॉन। समझ में आया? अब ये जो लैटिस वाइब्रेशंस होती हैं, क्या ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे प्रोपेगेट करती है, यानी क्रिस्टल के थ्रू जाती है? नहीं, इनमें एक रेंज रहती है। यानी ये जो लैटिस वाइब्रेशंस है ना, ये कम वेवलेंथ पे भी हो सकती है, ज़्यादा वेवलेंथ, उससे भी ज़्यादा वेवलेंथ, यानी यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेशंस होंगी। और वो फ्रीक्वेंसी, या मैं बोलूँगा जो एनर्जी है, एनर्जी ये क्वांटाइज्ड रहती है। ये शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने, वाइब्रेशनल मोशन ऑफ ए सिस्टम कैन प्रोपेगेट ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यानी एक क्रिस्टल के थ्रू जो वाइब्रेशंस होती हैं वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे नहीं चल सकती, इसमें कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम फ्रीक्वेंसी हो सकती है। समझ में आना? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो सकती है। ये मैं समझा दूंगा दूसरे इस पे पेज पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये क्रिस्टल बनाए हैं, 1D क्रिस्टल। अब मान लीजिए इसमें हम डिस्टरबेंस लाते हैं। क्या लाते हैं? डिस्टरबेंस। ये डिस्टरबेंस ऐसे भी हो सकती है, मतलब कम एनर्जी पे, ये कम एनर्जी है ये वाली, तो ऐसे ये डिस्टर्ब होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक। इसमें देखो, इसमें एक एम्पलीट्यूड है, ये जो है ना, ये एम्पलीट्यूड, जैसे वेव बनाते ना हम, इसमें ये क्रस्ट, ये ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, ये है एक एम्पलीट्यूड। ठीक? एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने का मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा, ये याद रखना। और एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब नोड,
ये नोड है यहाँ पे, ये दो साइड्स पे, यहाँ पे नोड है। नोड का मतलब नो डिस्टर्बेंस, नो डिस्टर्बेंस, यानी यहाँ पे मिनिमम एनर्जी है, यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी मैं बोल सकता हूँ। समझ में आया ना? ये यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ पे जीरो इंटेंसिटी। ये हो गई एक वेव, ऐसे भी कर सकता है। या अगर एनर्जी हमने ज़्यादा दी, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दी, एनर्जी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो इसका मतलब वेवलेंथ जो है वो कम। मेरी बात समझ लेना, वेवलेंथ कम जो का मतलब रहता है जो नंबर ऑफ वेव्स जो है, नंबर ऑफ वेव्स वो ज़्यादा होंगी, वो बढ़ जाएंगी। एनर्जी जब ज़्यादा दूंगा मैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेव्स जो है ज़्यादा होंगी। नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा का मतलब एनर्जी ज़्यादा। अब मैं जब ज़्यादा एनर्जी देता हूं तो ये वेव बन रही है, ये ऐसी वेव। क्लियर? ये दूसरी वेव। ठीक, यहां तक तो ठीक है, शाबाश। ये पॉइंट्स आपको याद रखने, ये भूलना मत जो मैं कह रहा हूं। तो ज़्यादा एनर्जी दे दी, समझ में है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा होंगी, तो क्रिस्टल में वाइब्रेशंस इस तरह होंगी। ठीक है, ये दूसरी लेवल, ये पहली लेवल, ये दूसरी लेवल। अब मैं तीसरी लेवल पे जाता हूँ। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वेव्स बढ़ गई। ठीक, तो इसका मतलब एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन वेव लेंथ कम होगी। क्लियर? समझ में आया? तो अब कोई वाइब्रेशन इस फ्रीक्वेंसी पे होगा या इस वेवलेंथ पे, कोई वाइब्रेशन इस फ्रीक्वेंसी पे होगा, कोई वाइब्रेशन इस फ्रीक्वेंसी पे होगा। सो दीज आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट वेवलेंथ्स। समझ में आया? यहां तक तो ठीक है। अब हमें देखने हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पे कितने वाइब्रेशन मोड्स हो रहे हैं, यानी कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं। इस फ्रीक्वेंसी पे कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, इस पे कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ये हमें देखना होगा। ये कम एनर्जी पे कुछ वाइब्रेशंस होंगे, कुछ ज़्यादा एनर्जी पे, कुछ इससे ज़्यादा एनर्जी पे, या कुछ कम फ्रीक्वेंसी पे, कुछ इससे कम, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे, कुछ इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशंस होंगे। अब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इस रेंज में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उनको बोलते हैं हम डेंसिटी ऑफ मोड्स। क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ मोड्स। या मैं ऐसा समझा दूंगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ मोड्स। डेंसिटी ऑफ मोड्स को दिखाते हैं हम Z न्यू से। Z न्यू का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी हमें यह देखना है कि एक क्रिस्टल में इस रेंज में कितनी वाइब्रेशंस होती है। मैं बोलूँगा सपोज इसमें 10 वाइब्रेशंस हो रही हैं इस रेंज में, इस फ्रीक्वेंसी पे, तो मैं बोलूँगा उसका जो Z है दैट इज इक्वल 10, यानी उसकी डेंसिटी जो है वो 10 है, डेंसिटी ऑफ मोड्स। समझ में आया ना? डेंसिटी ऑफ मोड्स का मतलब क्या है? क्या है डेंसिटी ऑफ मोड्स का मतलब? नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज कहा मैंने, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि एक रेंज, छोटी सी रेंज। जैसे रेंज लूंगा मैं यहां से म्यू से म्यू प्लस डी न्यू, ठीक, ये एक रेंज है, न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू, ये एक रेंज है। समझ में आया? तो इस रेंज में कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं उसको मैं बोलूंगा डेंसिटी ऑफ मोड्स। क्लियर? ये पॉइंट्स याद रखना। अब देखो, अभी तक मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये एक 1D लैटिस है, एक लाइन ली थी मैंने एटम्स की, और ये एटम्स देखो, ये एटम्स इसके साथ वाइब्रेट कर रहे हैं ना, ये भी डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी जगह से। क्लियर? यहाँ तक तो ठीक है, शाबाश। लेकिन अब हम लेंगे ये 3D, हम लेंगे एक क्रिस्टल जो 3D क्रिस्टल होगा। समझ में आया? ये 3D क्रिस्टल, और इसमें बहुत सारे एटम्स है इस क्रिस्टल में, सपोज n नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। और एक जो एटम है वो 3 डायमेंशंस में वाइब्रेट कर सकता है। क्लियर? एक एटम तीन डायमेंशंस में वाइब्रेट कर सकता है, यानी एक एटम के पास में
3 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहती है। तो n एटम्स के पास में कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगी? 3n। समझ में आना? ये मैं आगे डिस्कस करूंगी, ये मैं बताऊंगा आपको। अब देखो यहां पे जो डिब्बा है वो और एक चीज ये कंसीडर करता है। अगर मैं 2 एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस ले लूं, ये डिस्टेंस है 2 एटम्स के दरमियान, इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्या लिखूंगा मैं इसको? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अगर ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वेवलेंथ ऑफ वाइब्रेशन जो है, या फोनॉन की जो वेवलेंथ है ना, यहां पे फोनॉन बोल रहा ना मैं इसको, इस वाइब्रेशन, ये जो वाइब्रेशन हो रहा है इसका जो वेवलेंथ है, इससे अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम है, यानी वेवलेंथ ज्यादा है और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम है, जैसे यहां पे मैंने दिखा, समझ में है ना? तो मैं फिर ये कंसिडर कर सकता हूं कि जो क्रिस्टल है वो हम मान सकते हैं कि दैट इज अ कंटिन्यूम। कंटिन्यूम मतलब ये कंटिन्यूअस है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। और ये कब होगा? जब वेवलेंथ जो है वो लंबी होगी, बड़ी होगी। समझ में आया ना? मान लीजिए ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है और यहां से वेव आ रहा है यहां से यहां। अब इस वेव का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, ये है वेवलेंथ, जबकि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इतनी है। तो इसका मतलब ये इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को मतलब बाईपास करके सीधा ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो तब मैं मान सकता हूं जो ये क्रिस्टल है ये कंटिन्यूम है। कंटिन्यूम मतलब ये कंटिन्यूअस है, यानी वेव अगर इसके थ्रू पास होती है उसको ये लगेगा कि यहाँ पे एटम है, बीच में भी एटम, यहाँ पे भी एटम, यहाँ पे भी एटम, यानी इसमें कोई स्पेस बीच में नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, समझ में है ना? तो मैं क्रिस्टल को मानता हूँ कंटिन्यूम, और जो डिब्बा है वो कंटिन्यूम क्रिस्टल्स पे ही फोकस करता है। ये मानता है कि क्रिस्टल इज कंटिन्यूम फ्रॉम वेव पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने ये कहा वेव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वेव जो जाती है इसके थ्रू उसे ये पता नहीं चलता कि बीच में कोई खाली जगह है कि नहीं, क्योंकि उसका वेव लेंथ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से ज़्यादा है। समझ में आया? तो डिब्बे ने यही मॉडल दिया, उसने कंटिन्यूम मॉडल दिया। यानी ये मैं बोल सकता हूँ कि डिब्बे ने जो मॉडल दिया उस मॉडल में हम वही वेव्स लेते हैं जिनका वेव लेंथ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से ज़्यादा होता है। एंड इट इज़ दिस कंटिन्यूम मॉडल जो है इट इज़ अप्लाइड टू ऑल पॉसिबल वाइब्रेशनल मोड्स। जितने भी वाइब्रेशनल मोड्स इस क्रिस्टल में होते हैं उनके लिए इसने ये कंसिडर किया कंटिन्यूम मॉडल। क्लियर? अगर आपको याद होगा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक पर्टिकुलर एटम लेंगे, ये यहाँ इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, इस एक्सिस पे भी वाइब्रेट कर सकता है। तो एक एटम के पास में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उसमें कितने वाइब्रेशनल मोड्स होंगे या कितने वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे? आप बोलेंगे 3n, क्योंकि एक एटम के लिए 3 तो n के लिए 3 इंटू n। समझ में आया ना? और n क्या है? n इज नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्रिस्टल। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको बताया ये एक सिंगल क्रिस्टल, इससे हम बात समझते हैं एक्चुअली। इसके थ्रू वेव जा रही है, ये ऐसे वेव जा रही है। ठीक है, इसको मैं मानूंगा कि ये कंटिन्यूम है। ठीक है, समझ में आया ना? कंटिन्यूम है तो इसका मतलब ये होता है कि डिब्बा जो कंसिडर करता है, डिब्बा याद रखना, डिब्बा ये कंसिडर करता है कि हम वो वेव्स इसके थ्रू पास करा रहे हैं, या मैं बोलूँगा कि डिब्बा ये कंसिडर करता है कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल बिहेव करता है एज कंटिन्यूम जब हम इसके थ्रू कोई वाइब्रेशनल वेव पास कराते हैं। यानी जब हम वाइब्रेट कराते हैं इसको तो यहाँ पे वो वेव्स बनती हैं जिन वेव्स का वेव लेंथ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से ज़्यादा रहता है। वेव लेंथ ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी कम। अगर हम वेव लेंथ कम करते करते जाएंगे तो जो सबसे मतलब छोटी वेव लेंथ होगी वो ये होगी कि ये यहाँ से नीचे जाएगा एटम तो वेव यहाँ से ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे, यानी वहाँ पे कुछ लिमिट होगा फिर।
मेरी बात समझ रहे ना, या मैं ऐसे समझा दूंगा। ये मान लो एक क्रिस्टल था पहले ऐसे, हमने बहुत ही छोटी वेवलेंथ की वेव इसमें पास करा दी, यानी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की वेव जो वेव है वो हमने इसमें पास करा दी। तो वो वेव जब पास होगी वो इस एटम को नीचे, तो दूसरे एटम को ऊपर, तीसरे एटम को नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, यानी ये लास्ट लिमिट है। समझ में है ना? यानी एक ऐसी वेव जो एक एटम को ऊपर खींचेगी, दूसरे को नीचे, एक एटम को ऊपर की तरफ, दूसरे को नीचे की तरफ, इसके बाद में कोई वेव इसके थ्रू पास नहीं हो सकती है। या मैं बोल सकता हूं कि जो फ्रीक्वेंसीज हम जनरेट कर सकते हैं एक क्रिस्टल में, या एक क्रिस्टल के थ्रू पास कर सकते हैं, उनका कोई अपर लिमिट होगा इन इलास्टिक वेव्स का, या इलास्टिक वाइब्रेशंस का कुछ अपर लिमिट होगा। समझ में है ना? और जो अपर लिमिट है उस फ्रीक्वेंसी का, जो हाईएस्ट एनर्जी है, समझ में है ना? सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट एनर्जी जो एक क्रिस्टल के थ्रू पास होती है उसको कहते हैं हम डिबे फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? डिबे फ्रीक्वेंसी। समझ में आया ना? और इसको दिखाते हैं हम BDC। क्लियर? यहां तक तो बात समझ में आई, यहां तक याद रख लेना आप, ठीक। और इसके आगे का जो है, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है, इसके आगे का पोर्शन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आज इतना ही।